हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जगदीप सिंह, बायोलॉजी एजुकेटर एट अनअकैडमी। बच्चों, आज की इस वीडियो में बेसिकली जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि भाई बच्चे जो नीट के हैं, नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको नीट का एग्जाम देना है, उनके लिए एक प्रॉब्लम रहती है कि भाई मेरा बैकलॉग जो है मैं उसे कैसे कवर करूं कम से कम टाइम में और पूरी एफिशिएंसी के साथ कि जब टेस्ट में वो टॉपिक आए तो मैं उसे बहुत अच्छे से तैयार कर लूं। होता क्या है कि जैसे आज मैं किसी क्लास के अंदर टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहा हूं और वो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, बॉटनी का कोई टॉपिक, जूलॉजी का कोई टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी एक मान लीजिए आप, तो बच्चे को ये लगता है कि 2 महीने बाद जब ये टॉपिक मेरा बैकलॉग में चला जाएगा तो मैं इसे कैसे रिवाइज करूंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप क्लास में कोई टॉपिक, आज आपका करंट टॉपिक रनिंग में चल रहा है, उसे आप साथ के साथ रिवीजन में बना के रखें। रोज के रोज जो टॉपिक आज आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसे घर पे जाके रिवाइज करते रहे। ये नहीं कि भाई आज पढ़ाया है तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में कर लूंगा मैं। 1-2 दिन में नहीं, आप सेम डे उस टॉपिक को रिवाइज करते जाए, क्योंकि फ्यूचर में जाके यही टॉपिक जो आज आपका करंट है वो आपका बैक पोर्शन हो जाएगा। दूसरी बात, बैक पोर्शन के लिए नीट का जो बच्चा होता है, बेसिकली जैसे मैं बायोलॉजी का टीचर हूं तो मैं बायोलॉजी मेरे सब्जेक्ट की बात करूं तो बच्चा क्या थ्योरी पर ज्यादा डिपेंडेबल रहता है। उसको लगता है कि भाई थ्योरी पढ़ूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, थ्योरी पढ़ूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन यह होना चाहिए कि जब आप करंट टॉपिक पढ़ते हैं अपना क्लासरूम के अंदर, टीचर के साथ साथ आप अपनी थ्योरी कवर करते जाइए और रिवीजन के टाइम पे आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखिए, नीट का जो बच्चा है, नीट के एग्जाम में आपका जो पेपर आएगा वो पेपर आपको मिलेगा एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और बच्चा क्या करता है कि रिवीजन के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा टाइम किसको लगाता है? थ्योरी को। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे एक क्रिकेटर को पूरा दिन आप फुटबॉल खिलवाइए और फिर शाम को उसको कहिए कि ले भाई अब तू बैट हाथ में पकड़ और अब छक्के मार। लेकिन आप सोचे बच्चे कि जिस बंदे ने सारा दिन प्रैक्टिस टांगे चलाने की है, वो एकदम से अपने हाथों से बल्ला पकड़ के कैसे छक्का मारना शुरू कर देगा। इसलिए आप रिवीजन के टाइम पे सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखें कि जो आपका बैकलॉग है उसकी थ्योरी की जो रीडिंग है, थ्योरी जो रीड करते हैं आप, उस थ्योरी की रीडिंग को आप कम से कम करिए। थ्योरी रीडिंग जो है ना उसको आप कम कर दीजिए, क्योंकि बच्चे जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मेरा बैकलॉग का टॉपिक है, आज से 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 2 महीने पहले जब मैंने वो टॉपिक पढ़ा था, तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आता। और बच्चा जब थ्योरी पढ़ने बैठता है तो थ्योरी पढ़ते टाइम उसे बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जो रिवाइज होती हैं ऑलरेडी। वो कहता है कि यार ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, तो वो थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर होने लगता है और उसी बोरियत के साथ फिर वो कहता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो आप क्या करें, जब आप अपना कोई बैकलॉग का टॉपिक उठाते हैं, कोई भी टॉपिक, आप उसे एक टाइम पीरियड फिक्स करें कि भाई इतने टाइम में मुझे थ्योरी कवर कर देनी है। कि अगर एक पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी का तो आधे घंटे में पूरी थ्योरी उसकी फास्ट रीड कर दूंगा। और थ्योरी पढ़नी है जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पहले से थ्योरी आती है। लेकिन अब करना क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप उसके बाद उस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और यह ध्यान रखिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक पैटर्न होना चाहिए सही तरीके से। नीट के स्टूडेंट के लिए, नीट का स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम एक क्वेश्चन का आंसर लगाएगा, पीछे आंसर की भी आंसर चेक करेगा कि भाई मैंने सही लगाया या नहीं लगाया, फिर दूसरा क्वेश्चन चेक करेगा, फिर उसका आंसर देखने जाएगा, फिर तीसरा क्वेश्चन करेगा, फिर आंसर देखने जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। रिवीजन करते टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सबसे पहली चीज तो यह कि आप नंबर फिक्स कीजिए कि आज मैं टॉपिक पढ़ने वाला हूं एक्स। कोई टॉपिक है मेरे पास, टॉपिक का नाम है एक्स और इसके मैं 100 क्वेश्चंस लगाने वाला हूं। तो आप एक अपना कॉपी तैयार कीजिए, उसमें आज की डेट होनी चाहिए, आज की डेट के साथ आज का टॉपिक होना चाहिए और 1 से लेकर यूं आप 100 तक नंबरिंग लिख लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगाइए,
इस पेज में आप अपने आंसर लिखते जाइए कि 4 3 2 1 यू कंटिन्यूस। एक फिक्स टाइम के अंदर आपने पेपर सॉल्व किया, क्वेश्चंस लगाए। अब बच्चों को लगता है कि मेरा प्रैक्टिस का काम हो गया जी, मैंने गुरुजी ने कहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, नीट का जो स्टूडेंट है उसका असली काम इसके बाद ही शुरू होता है। 50% बच्चे जो होते हैं वो यहीं तक आंसर लगाते हैं पेज पे, आंसर की से मैच करते हैं और बंद करके रख देते हैं कि मेरा रिवीजन हो गया। लेकिन ये आपका अभी आधा काम हुआ है। कंप्लीट रिवीजन के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपने 100 क्वेश्चंस लगाए, इन 100 क्वेश्चंस में से आपके राइट हो गए 70 क्वेश्चंस, 70 क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए। इसका मतलब 70 क्वेश्चंस की थ्योरी मेरी ऑलरेडी कवर्ड है। 70 क्वेश्चंस का टॉपिक मुझे ऑलरेडी पहले से आता है तभी तो ठीक किया मैंने। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि आपके 20 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने छोड़ दिए हैं, या आपको समझ नहीं आए या आपको लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो जो नीट का स्टूडेंट होता है बच्चे, उसके लिए सही असली मायने में काम अभी से शुरू होगा। मैंने आपको पहले कहा कि आप थ्योरी पढ़ना तो कर दीजिए कम, जल्दी जल्दी थ्योरी रिवाइज करें और जल्दी जल्दी थ्योरी रिवाइज करने के बाद आप सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आए। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को दीजिए। अब जब आपने क्वेश्चंस लगाए तो आप देखिए आप 70 क्वेश्चन ठीक कर चुके हैं, इसका मतलब 70 क्वेश्चंस की थ्योरी तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी कवर्ड है आपका ये टॉपिक। तो आपको कवर तो यही करना है ना जो आपने गलत किए हैं और जो आपने छोड़ दिए हैं। तो सही काम थ्योरी के साथ अब आपका शुरू होगा। अब आप क्या करिए, इन 30 क्वेश्चंस को अपनी थ्योरी के साथ मैच करिए, थ्योरी के साथ मैच करिए। अब जब आपने थ्योरी के साथ इसको मैच किया तो आप सोचेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस है जिसमें से 20 मैंने गलत किए और 10 मैंने छोड़ दिए, तो उसमें से 20 क्वेश्चंस तो मैंने थ्योरी पढ़ के खुद ही राइट कर लिए कि भाई थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स थी, वो मैंने खुद ही उसको मैच करके खुद ही निकाल लिया। और ह्यूमन माइंड ऐसा सेट है कि जो एक बार गलती करता है ना बच्चे, वो गलती अगर दोबारा मेरे सामने आएगी या ऐसा क्वेश्चन या ऐसी स्टेटमेंट मेरे दोबारा सामने आएगी तो मैं उसे गलत नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 70 ये और 20 मैंने थ्योरी देख के कर लिए, 90% मेरी थ्योरी कवर हो चुकी है। देखा जाए तो बस बचे कितने क्वेश्चंस हैं, मेरे पास 10 क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जिनके मुझे आंसर या तो मिले नहीं है थ्योरी से, और अगर मिले हैं तो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आए हैं। और इन क्वेश्चंस को लेकर आप अपने रिस्पेक्टेबल टीचर जो भी टॉपिक के हैं उनसे मिलिए, उनसे डिस्कस करिए। आप देखिए थ्योरी पढ़ के आप सारे क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करके आप कंप्लीट थ्योरी कवर कर सकते हैं। और नीट के लिए आपको मैं क्लियर कर दूं बच्चे, बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें थ्योरी पोर्शन रहता है ज्यादा, और इतना सारा थ्योरी पोर्शन पढ़ना बच्चे के लिए थोड़ा हैवी हो जाता है बैकलॉग में। इसलिए आप बैकलॉग के टाइम पे थ्योरी को रिड्यूस करिए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसको आंखों में से निकालिए, जल्दी जल्दी थ्योरी रीड करिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर लगाइए। आप बताएं कि भाई थ्योरी पढ़ के हम सारे क्वेश्चन ठीक कर दें, ये बात सही नहीं है, लेकिन मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके हम बहुत बड़ा थ्योरी पोर्शन कवर कर लें, ये बहुत इजी है। और आपको पता है एग्जाम के अंदर आपको करने भी क्वेश्चन ही हैं, एमसीक्यूज ही करने हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज की ही प्रैक्टिस रखेंगे तो आप एग्जाम हॉल में उन क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर रहेंगे। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने पहली बार ही सॉल्व किया है। मैच द कॉलम आएगा तो आप घर पे पहले ही पता नहीं 15 20 25 30 मैच द कॉलम लगा के आ चुके हैं। डायग्राम के मैच का क्वेश्चन आएगा तो आप उसके पहले ही क्वेश्चन लगा चुके हैं। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप पहले ही वो क्वेश्चंस लगा चुके हैं, क्योंकि पोर्शन तो अगर देखा जाए तो बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी का कवर हो रहा है ना 90%। तो अगर आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी थ्योरी जो है वो ज्यादा और अच्छे तरीके से कवर हो पाएगी। तो ध्यान रहे, रिवीजन के लिए जब भी आप बैकलॉग का टॉपिक उठाएंगे तो थ्योरी जल्दी में रिवाइज करके और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये बेसिकली रिपीटर्स के लिए है, जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल से, उनको यही तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि थ्योरी तो वो कई बार पढ़ चुके हैं।
इसलिए थ्योरी पढ़ने से बच्चा थोड़ा स्टडी में बोरियत फील करता है। दूसरी बात आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस करते टाइम टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, जैसे आप बायोलॉजी कर रहे हैं तो बायोलॉजी के अगर 100 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो 100 क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम आपका 40 मिनट 50 मिनट का टारगेट होना चाहिए कि मुझे 40 से 50 मिनट में 100 क्वेश्चन कर देने हैं। वहीं अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे जाते हैं तो रिस्पेक्टेबल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपना टाइम मैनेजमेंट सेट करिए कि आपको फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगता है, आपको केमिस्ट्री में टाइम ज्यादा लगता है, या आपको बायोलॉजी में टाइम ज्यादा लगता है। यह बात ध्यान रहे कि जब भी आप क्वेश्चंस सॉल्व करने बैठे तो हमें किसी की बात नहीं सुननी है। कई बार क्या होता है कि जैसे टॉपिक एक्स की मैं बात कर रहा हूं तो एक्स टॉपिक के बारे में दूसरा बच्चा आपको ज्ञान दे रहा है कि यार ये टॉपिक तो बहुत ही आसान है, या फिर वो दूसरा बच्चा आपसे ये कह रहा है कि ये टॉपिक तो बहुत टफ है। तो आप ये बात याद रखिए बच्चे कि टफ और इजी, ये जो टॉपिक्स हम बोलते हैं ना कि ये टॉपिक टफ है, ये टॉपिक इजी है, ये पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। हो सकता है कि जो टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है वो मुझे इजी लगे, लेकिन आपका अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि वो आपको टॉपिक टफ लगे। इसलिए इजी मीडियम टफ पे नहीं जाना हमें, हमारे लिए हर टॉपिक इक्वल वेटेज रखता है और नीट के अंदर पूरे के पूरे सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आते हैं और हमें उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो ज्यादा जो फोकस रहेगा आपका वो हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रहेगा। ध्यान रहे रिवाइज करते टाइम जितने ज्यादा और मल्टीपल टाइप के आप क्वेश्चंस लगाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, आप एग्जाम हॉल के अंदर अपने पेपर के साथ उतने ही ज्यादा फैमिलियर भी होंगे। ऐसी ही और रिवाइज करने की जो स्ट्रेटजीज हैं उन पर अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो, कोई नया इनपुट आपके लिए मिले जो कि आपके नीट के एग्जाम में आपको मेडिकल कॉलेज में ले जाने में आपकी हेल्प करता हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।